Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 4. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture we will discuss the roles of conservation laws and fundamental forces in the birth of modern physics. So आइए आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं. स्टार्ट करेंगे हम कंजर्वेशन लॉज एंड फंडामेंटल फोर्सेस है. उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मतलब आपकी जो प्रीवियस कंसेप्ट है उनको थोड़ा याद दिलाना होगा अपने आप को, जिसमें है कि हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज है, उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है या सबसे ज़्यादा वेल नोन है, उनमें पहले नंबर पे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. दूसरे नंबर पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके साथ ही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. मतलब ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मशहूर फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज है. ठीक है, इसके साथ ही हम कहते हैं कि मतलब हम इनमें क्या करेंगे कि एक कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, मतलब हमारे पास ये कुछ लॉज है जिसको मतलब ज़्यादातर ये जाने जाते हैं. मतलब जो इवन जो क्लासिकल फिजिक्स है इनमें भी इनका मतलब रोल है. क्लासिकल फिजिक्स में भी ये लॉज जो है स्टिल वैलिड है और स्टिल इनको डिस्कस किया जाता है. अभी जो मतलब है लेक्चर्स है, आगे लेक्चर में हम इनका क्या करेंगे, इनका हम जो है एक कनेक्शंस इस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो लॉज है उनका कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो भी हमारे पास क्या है उसको भी हम डील करेंगे एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पे. क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जो मास को जब डील करती है तो कहते हैं कि मास इज बेसिकली कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, वो जो है मास को एट सेल्फ वो क्या करती है, according to the definition of that, mass is treated as conserved. ठीक है, जो केमिस्ट्री की इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक है, उनमें मास को क्या लिया जाता है, उसमें मास को भी कंजर्व लिया जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जो हम जाते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि मास इज रियली अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, और जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि ये एनर्जी का एक फॉर्म है, ये खुद कोई चीज़ नहीं है. खुद मतलब जिसको हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी. तो अब जब मॉडर्न डिफिनीशन हम करते हैं तो हम कहते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, के एनर्जी की कंडेंस वो फॉर्म है. ठीक है, सो जो फंडामेंटल्स मॉडर्न कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि थ्री फंडामेंटल फोर्सेस आर इंट्रोड्यूस. कि हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम जो थ्री फंडामेंटल जो फोर्सेस है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इनिशियली में फोर फंडामेंटल फोर्सेस हुआ करते थे. फिर मतलब दो फोर्सेस है उनको यकजा करके इलेक्ट्रोवीक का नाम दिया गया. पहले हमारे पास फोर फंडामेंटल फोर्सेस वो होते थे, लेकिन अभी हम कहते हैं कि हमारे पास थ्री फंडामेंटल फोर्सेस है. उनमें पहले नंबर पे हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसमें हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर. ठीक है, कि ग्रेविटेशन पर हम कहते हैं कि जो दो बड़े मैसेज है उनके जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है, और उनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शंस है. ठीक है, और ये इसको मतलब इसको समझने के लिए हमें प्योरली जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, I mean it's fully understandable only when one have the concept of general theory of relativity. ठीक है, ये जो डेरिवेशंस है उनके जो पूरे कंसेप्ट है उनको फिर हम डील करेंगे फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक फोर्स. पहले ये दोनों फोर्सेस अलहदा हुआ करते थे. हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन फिर इनको यकजा करके इलेक्ट्रोवीक फोर्स का नाम दिया गया. ठीक है, अब वीक हमारे पास क्या है, वीक जो इंट्रोडक्शन है या वीक जो फोर्स है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर बीटा डिके and effective only over a distance of 10 raised to power minus 15 meters. कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा डिके के लिए, और ये जो है इसकी इफेक्टिवनेस है सिर्फ इस स्मॉल रेंज की डिस्टेंस तक. मतलब अगर हमारे पास
दो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, और उनके बीच अगर डिस्टेंस इस हद तक हो, सो ओनली दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस दिस फोर्स इज अफेक्टिव। इसके अंदर जो दूसरी फोर्स है जिसको इसके साथ यकजा किया गया है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय कूलम लॉ is given by 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square। ठीक है, हम कहते हैं कि जो कूलम फोर्स है बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट of the charges and inversely proportional to the square of the distance। ठीक है, अब इन दोनों जो मॉडर्न्स है, जो कंसेप्ट है, जो इलेक्ट्रोवीक कंसेप्ट है, कि इनमें दोनों को इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके इनको एक सिंगल नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और ये हमने जो न्यूक्लियर का कोर्स था उसमें हमने डिटेल के साथ कंसेप्ट किया था कि व्हाट वाज द कंडीशंस। ठीक है, कि वो कंडीशंस क्या है जिसके कंडीशंस के तहत मतलब जो वीक इंटरेक्शन है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उनको कंबाइन करके एक सिंगल फोर का नाम दिया गया है। वो हमने डिटेल के साथ उसी लेक्चर में उसको किया हुआ है, और लेटर ऑन इस मॉडर्न फिजिक्स में भी हम इसको फिर डिटेल के साथ डील करेंगे कि हाउ दीज टू फोर्सेस दे आर बीइंग कंबाइंड इनटू अ सिंगल फोर्स दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। चौथे नंबर पे या हम कहते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारे पास है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस को स्टेबल रखने में मदद देती है, एंड दिस बीन ऑपरेशनल बिटवीन द टू न्यूक्लियस। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स, उनके बीच ये उनको क्या करती है, उनको उनको बाइंडिंग करके रखती है। ठीक है, उनको एक दूसरे से जुड़े रखती है, और ये उस वक्त तक स्ट्रांग होती है, उस वक्त तक इफेक्टिव होती है कि अगर हमारे पास दो न्यूक्लियंस है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, तो इनके माबेन ये इफेक्टिव उस वक्त तक होगा जब उनके माबेन जो डिस्टेंस है वो इसी रेंज पे होगी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक होगी, तो तब ये इफेक्टिव होगी। अब ये वाले जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोवीक का, ये जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट वर आर अनएबल टू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल फिजिक्स था या क्लासिकल थ्योरीज थी, उसमें ये वाला जो कंसेप्ट था, दिस वाज टोटली आई मीन बियॉन्ड द अप्रोच ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर का फोर्स जो जदीद जो कंसेप्ट है कि कैसे मतलब स्ट्रांग फोर्स रिएक्ट करती है। ठीक है, और स्ट्रांग फोर्स मतलब किस तरह मतलब जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, और जो फील्ड मतलब है एग्जिस्ट करती है, दैट वी कॉल ग्लोन्स के जो पार्टिकल्स है, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो कंसेप्ट है, दैट्स टोटली नीड मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न अप्रोच। I mean that was unable to be provided by the classical mechanics। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का के वजूद में आने का एक ये भी था कि ये जो कॉन्सेप्ट थे मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का या इलेक्ट्रोवीक का, तो उधर ये क्या थे, उधर ये एक्सेसिबल वो नहीं थे। एक यूनिफिकेशन का जो आइडिया है फॉर यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, सो आइंस्टाइन ने क्या किया कि आइंस्टाइन ने एक अप्रोच वो किया टू यूनिफाई द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एज फंडामेंटली द सेम फोर्स। ठीक है, कि आइंस्टाइन ने पहले एक आइडिया वो दिया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स से पहले इनको अलहदा अलहदा वो ट्रीट किया जाता था। सो यूनिफिकेशन का नज़रिया सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपनाया, और उसने कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस है और इलेक्ट्रिक फोर्सेज है, दे आर बेसिकली वन फोर्स, दे आर बेसिकली वन फोर्स। ठीक है, सो नाउ रेफर टू एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम इसको वो जो दोनों सिंगल सिंगल फोर्सेस हुआ करते थे, मतलब एक को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते, दूसरे को मैग्नेटिक फोर्स। सो आइंस्टाइन ने इनको यूनिफाई किया एक सिंगल फोर्स के अंदर, जिसको हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और अ, और इसी के लिए जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट था, फॉर दैट वी नीडेड स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी जो है ना, इसकी जो मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो कंसेप्ट है, फॉर दैट स्पेशल रिलेटिविटी वाज नीडेड। ठीक है, उसके लिए जो स्पेशल रिलेटिविटी थी, मतलब इसकी ज़रूरत थी, और उसी के कंसेप्ट के बेस पे मतलब जो था इस फिनोमेना को, ये जो यूनिफिकेशंस थी, इनको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, कि कैसे ये हमारे पास एक सिंगल फोर्स है। In the 1970s, Glashow, Weinberg and Salam proposed
the equivalence of the electromagnetic and the weak force at high energy. ठीक है, now referred to as the electro weak interactions. मतलब ये एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, ठीक है, और ये 1970s में ये हुआ कि ग्लैशो, वैनबर्ग और सलाम इन्होंने एक प्रपोजल पेश की, and the proposal was the equivalence of the electromagnetic and the weak forces. कि इन्होंने कहा कि हाई एनर्जी पे एक सिचुएशन ऐसे आ जाती है, अगेन यहाँ पर हम फिर बात करेंगे कि वो हाई एनर्जी लेवल कौन सा था, इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के जो कोर्स है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उस पर हम उसको डिस्कस करेंगे और इसका डिटेल्स उधर हमने दिया भी है और थोड़ा सा आगे जाके हम इसको फिर मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी इस वक्त तक सिर्फ हम थोड़ा सा वो आइडियाज़ पेश करें कि मॉडर्न फिजिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आए। ठीक है, सो ये जो था कि इन लोगों ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक फोर्स को स्टडी किया हाई एनर्जी पे। तो हाई एनर्जी पे एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसपे मतलब ये जो दोनों फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स, ये सिमिलर एटीट्यूड शो करता है। मतलब वहाँ पर इनकी जो डिस्टिंक्शंस है वो ख़त्म हो जाती है कि मतलब जो रोल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सेम दैट ऑफ द वीक फोर्स। तो दैट्स वाई दी साइंटिस्ट मतलब ये जो चीज़ है इसको सबसे पहले इन लोगों ने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि इस दिस मच ऑफ एनर्जी ये जो दोनों फोर्स है ये आके एक हो जाते, तो उन्होंने इनको यूनिफाइड किया इन द थ्योरी हैज बीन नोन एज ग्रेट यूनिफिकेशन थ्योरी, और इसी पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन ये आम एनर्जी पे नहीं है, ये हाई एनर्जी पे है और इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये जो फोर्सेस है दे आर बीइंग कंबाइंड, दे आर बीइंग यूनिफाइड इनटू अ सिंगल फोर्स that is referred to as electroweak interaction. इसी को आज हम जानते हैं as electroweak interaction, लेकिन be remember it's only possible at high energy। चाहे आम एनर्जी पे ये यूनिफिकेशन या ये फोर्सेस वो मतलब सेम नहीं है। वो जो सेम का जो कंसेप्ट है कि जिस लेवल पे आके ये बिल्कुल हो जाते हैं दैट इज एट हायर एनर्जी। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोवीक का नाम वो दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तमाम फोर्सेस की यूनिफिकेशंस की, अगर फोर्सेस को हम स्टार्ट से ले लें तो स्टार्ट में पहले यहाँ पर चूंकि हमने स्टार्ट लिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक से, इससे पहले भी जो स्टार्ट है जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो हमने स्टार्ट लिया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स से कि पहले यूनिफिकेशन अप्लाई हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स से, और कंसेप्ट आया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है सबसे पहले उसका कंसेप्ट आइंस्टाइन ने पेश किया कि इट्स बेसिकली ए सिंगल फोर्स। तो उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन किया, ठीक है, या इसको हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं, और इसको सिंगल फोर्स का नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मतलब सिंगल फोर्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, इसको लॉरेंस लॉ या लॉरेंस फोर्स का नाम भी दिया गया। आइडिया मतलब आइंस्टाइन ने कंसेप्ट पेश किया, बाद पे इस पर काम हुआ तो लॉरेंस लॉ या लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट आया। ठीक है, उसको फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर सलाम लोग बाकी जो ग्रुप आया उन्होंने काम किया 1970s में, तो उन्होंने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक को हाई एनर्जी पे, और हाई एनर्जी पे उन्होंने कहा कि दोनों की मतलब जो है वी कैन यूनिफाई दैट एट हाई एनर्जी। और वो यूनिफिकेशंस के लिए पूरी पूरी लॉजिक और जो थियोरेटिकल डिस्कशंस है या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो या जग जग जा करके इन्होंने दो जो फोर्सेस है इनको इलेक्ट्रोवीक का नाम वो दिया गया। ठीक है, फिर बाद में जो स्टैंडर्ड मॉडल आया, स्टैंडर्ड मॉडल में इलेक्ट्रोवीक और स्ट्रांग न्यूक्लियर को मतलब इनको स्टडी किया गया और इनको यकजा करके ग्रैंड यूनिफिकेशन का नाम दिया गया कि मतलब ग्रैंड यूनिफिकेशन में इलेक्ट्रोवीक की जो करेक्टरिस्टिक है उसको और जो स्ट्रांग फोर्स की करेक्टरिस्टिक है दैट वाज बीइंग कंबाइन। ठीक है, उनको कंबाइन किया गया, उनको स्टडी किया गया ये जो इंटरेक्शंस है आई मीन और उसको नाम दिया गया ग्रैंड यूनिफिकेशंस का। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है सिंगल फोर्स का कि एक मतलब हमारे पास जो फोर्स रह जाती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेट यूनिफिकेशंस। ग्रेट यूनिफिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवीक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। ठीक है, सो अब एक सिंगल फोर्स का कंसेप्ट है दैट इज बीन अंडर कंसिडरेशंस कि उस पर अभी कंसिडरेशंस वो हो रही है, लेकिन अभी मतलब काम उस पर बहुत ज़्यादा वो होना है। ठीक है, सो अभी तक ये डेवलपमेंट है। अब अगर इसको पीछे की तनाजुर में आप देखें सो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ें नहीं थी।
सो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जो बर्थ थी मॉडर्न फिजिक्स की, दैट वाज आई मीन्स अनडिनाएबल्स, कि मतलब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था, मतलब उसके लिए एक नए फिजिक्स की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टेड फिजिक्स थी मतलब उससे ये चीज़ें जो फोर्सेस की यूनिफिकेशन का कंसेप्ट था मतलब उसी में ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसमें ये वाला कंसेप्ट वो मौजूद नहीं था। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।